कैसे आप सभी अच्छे होंगे। घर पर बैठकर आपकी तैयारी चल रही है। अब तक हमने प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याओं में से 1.1 पढ़ ली है, 1.2 भी पढ़ ली है, 1.4 भी पढ़ ली है। अब हमारी लास्ट प्रश्नावली बचती है 1.3। हमारी कौन सी एक्सरसाइज बचती है? अब 1.3 बचती है और बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है और इससे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। हमारी समझना ध्यान से, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अपरिमेय संख्या, हमें इन संख्याओं को, देखो मैंने बहुत सारी संख्या लिखी है अंडर रूट वाली, और ये हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमें यहाँ पर परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। अब मैं इनमें से आपको केवल एक संख्या को सिद्ध करना बताऊंगा, उसी तरीके से आप अन्य संख्याओं को भी सिद्ध कर सकते हैं। सेम वही तरीका रहेगा, कोई भी अलग तरीका नहीं रहेगा। अब 2-3 चीज़ें हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, बस आपको रिपीट करवा देता हूँ दोबारा से। एक तो ये होता है यदि हमें पहाड़ा बनाना होता है, जैसे मैंने कहा आपको 10 का भाग देना है, या मैंने कहा 7 का भाग, तो जो 7 का भाग जाएगा वो किस में जाएगा? 7 के पहाड़े में जाएगा। सात का भाग यदि जाएगा तो वो किस में जाएगा? 7 के पहाड़े में जाएगा। और 7 का पहाड़ा जो बनेगा वो कैसे बनेगा? इसके साथ मैंने कोई भी चर राशि लगा दी। ऐसी मैंने कहा आपको 5 का भाग, तो बताइए 5 का भाग किस में जाएगा? 5 के पहाड़े में जाएगा नहीं जाएगा? तो बताइए 5 का पहाड़ा कैसे बनेगा? 5m बन जाएगा। आगे बात समझ में। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर ये बताया था P और Q को लिखते हैं P परिमेय संख्या। तो पहली बात तो अंडर रूट नहीं होना चाहिए। दूसरा P, Q पूर्णांक होते हैं। कौन से? सहअभाज्य। तीसरा और लिखवाया था मैंने P, Q का केवल एक वैनिष्ट गुणनखंड होता है। केवल एक, ये वाला एक वैनिष्ट गुणनखंड होता है। या P और Q का एक के अलावा कोई भी वैनिष्ट गुणनखंड नहीं होता, वो सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं आपकी। और एक और बात बताई थी, Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब एक प्रमेय और है, वो लिख सकते हैं आप, वो समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक प्रमेय लिख लें आप इससे पहले। प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी संख्या में, जैसे p² में कोई अभाज्य संख्या है आपके पास, कोई कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। p² में किसी अभाज्य संख्या का भाग देना, हमें जा रहा है भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है, इससे एक रिजल्ट निकलता है कि इसका यदि हम वर्ग भी नहीं करें तो P में भी उस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? p² में कोई भी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यदि उसका हम वर्ग भी नहीं करें, तो उस वर्ग नहीं करें तब भी उस अभाज्य संख्या का भाग 100% ही जाएगा। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, यदि p² a से विभाजित है, a से विभाजित है, तो p भी a से विभाजित होगा। P भी किससे विभाजित होगा? A से विभाजित होगा। अर्थात आप क्या कह सकते हैं? p² बटे a।
उदाहरण समझना, मैंने लिख दिया यहाँ पर 25 के स्क्वायर में यदि 5 का भाग जाता है नहीं जाता है, बताइए जाएगा? तो क्या आएगा? 25/5 यानी 5 भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 5 में भी वर्ग नहीं करें, इस 5 का क्या नहीं करें वर्ग, तो 5 में 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? तो जाएगा भाग 100%। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ किसी भी संख्या के वर्ग में यदि किसी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या का यदि हम वर्ग नहीं करें तब भी उस संख्या का, अभाज्य संख्या का क्या जाएगा? भाग जाएगा। ये प्रमेय होती है हमारी। अब सुनना आगे, इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल को सिद्ध करते हैं। क्या करना है आपको? यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करना है। इसको क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। और जब अपरिमेय ही सिद्ध करना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको परिमेय मान के चलना पड़ेगा। हमें इसे क्या मानकर चलना पड़ेगा? परिमेय संख्या। तो हम √2 के लिए सिद्ध कर रहे हैं, तो माना √2 एक कैसी संख्या मान के चल रहे हो आप? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है आपकी, तो बताइए परिमेय संख्या को आप किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q रूप। अब मैं ये बोल रहा हूँ 10 को आप कैसे लिख सकते हैं? 10 प्लस, सॉरी मैंने लिख दिया 10 को 7 + 3। अब इसको बराबर को मिटा रहा हूँ मैं। 10 को आपने किस रूप में लिख दिया? 7 + 3 रूप में लिख दिया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगा? बराबर आएगा नहीं आएगा? आएगा बराबर। तो यही बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। जब ये परिमेय संख्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ? जब √2 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? परिमेय संख्याओं को P/Q रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम √2 बराबर क्या लिख देंगे? P/Q लिख देंगे। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को P/Q रूप में लिख सकते हैं। तो बराबर आएगा नहीं आएगा? अभी बताया मैंने 10 को हम लिख रहे हैं 7 + 3 के रूप में। ये रूप हो गया इसका। तो बताइए इन दोनों के बीच में बराबर आएगा नहीं आएगा? तो आप कहेंगे हाँ सर आएगा। तो इसी तरह √2 जो है वो परिमेय, मान लीजिए तो परिमेय को P/Q रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q बराबर √2 आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ मैं लिख दूंगा इसको समीकरण नंबर 1 और अतः लगा दिया मैंने यहाँ पर। अतः √2 बराबर क्या लिख दिया? P/Q। अब यहाँ पर हमें P और Q के बारे में बताना पड़ेगा। तो क्या बताएंगे आप? सबसे पहले तो Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ P और Q सह अभाज्य होते। अब सह अभाज्य का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। सह अभाज्य मतलब होता है अर्थात P और Q का एक के अलावा कोई भी वैनिष्ट गुणनखंड नहीं होगा। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि P और Q के यदि आप गुणनखंड करके देखेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, केवल एक तो सभी में कॉमन आता है। अब ये बताइए, ध्यान से सुनना है आप, स्टेप बाय स्टेप, रटनी नहीं चाहिए, समझनी है। जब √2 को हमने P/Q रूप में लिख दिया तो ये परिमेय हो गई। क्या परिमेय संख्याओं में अंडर आता है क्या? जब √2 को हमने परिमेय संख्या मान लिया तो क्या परिमेय संख्याओं में अंडर रूट आता है क्या? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या परिमेय संख्याओं में अंडर रूट आता है क्या? तो आपका उत्तर क्या होगा? नहीं आता है। तो नहीं आता तो ये अंडर रूट दिख रहा है आपको, तो ये अंडर रूट हमें गायब करना है, ये अंडर रूट हमें हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? समीकरण 1 का वर्ग कर दो बेटा। क्यों करेंगे समीकरण 1 का वर्ग? क्योंकि अंडर रूट तो तभी हटेगा। तो समीकरण 1 का वर्ग कर देंगे। समीकरण 1 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर √2 का वर्ग हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा p बटे q का भी वर्ग हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा p का भी स्क्वायर हो जाएगा और q का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर पक्षांतरण कर रहा हूँ, तो q स्क्वायर को इधर लेके आऊँगा तो क्या आएगा, गुणा में बराबर p स्क्वायर। अब मैं 2 को वापस इधर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बटे 2, और ये समीकरण हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि p स्क्वायर बटे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि p स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है। आप मान के चलेंगे कि p स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ p स्क्वायर में, या नीचे लिख देता हूँ इसके, यहाँ p स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इसलिए p में भी 2 का भाग जाएगा। अब ये बताइए, जब p में 2 का भाग जाएगा तो p का मान क्या होगा। मैंने अभी आपको सिखाया था, किसी संख्या में यदि 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 7 का पहाड़ा होगी। ऐसे ही मैं यहाँ बोल रहा हूँ 2 का भाग जा रहा है p में, तो इसका मतलब p जो होगा वो 2 के पहाड़े में आएगा। तो इसलिए मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, अतः p बराबर मैंने लिख दिया 2 का पहाड़ा। ये क्या है आपका, 2 का पहाड़ा है या नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। और m जो होगा यहाँ पर वो आपका क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, और कैसा पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं आप, या क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्यों, क्योंकि जब भी आप पहाड़े बनाते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, 2 गुणा 5, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए m का मान जो होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। तो बताइए, m का मान 1 रखेंगे 2 बनेगा, 2 रखेंगे 4 बनेगा, 3 रखेंगे 6 बनेगा, तो इन सभी में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो p का मान 2m आ चुका। अब ये वाला मान मैं कहाँ रख रहा हूँ, मैं ये वाला मान रख रहा हूँ समीकरण 2 में। तो p बराबर 2m समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए आप समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर बराबर, p के स्थान पर रख दिया मैंने 2m, तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 2, और सरल करो इसको तो 2 का वर्ग करेंगे 4 और m का करेंगे तो m स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। और यदि आप भाग देंगे 2 का 4 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा q का स्क्वायर। और ये जो लिखा हुआ है ये कथन कौन सा है, फर्स्ट, ये कथन लिखा हुआ है फर्स्ट। अब बताइए, यहाँ से 2 का इधर पक्षांतरण कर दूंगा मैं तो भाग आएगा नहीं आएगा, तो आ जाएगा बराबर m स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, q स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, q स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है। ये मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 3, जा रहा है, अतः q में भी 2 का भाग जाएगा। अब हमें 2 कथन प्राप्त हो चुके हैं, एक समीकरण 2 से और एक समीकरण 3 से। यहाँ पर क्या हो रहा है, p में भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, q में भी 2 का भाग जा रहा है। सुनना ध्यान से आप, देखो p में भी 2 का भाग जा रहा है, q में भी 2 का भाग जा रहा है। आप ढूंढिए ऐसी संख्या, आप p का मान ऐसा ढूंढिए जो जिसमें 2 का भाग चला जाए, तो 2 के पहाड़ा बनेगा, तो 2 का पहाड़े का मैंने मान ले लिया 6, तो 6 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। और मैंने q का मान ले लिया 8, तो 8 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। अब सुनना, 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3, और यहाँ 8 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इनके गुणनखंडों में यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है।
सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ क्यू पी में भी 2 का भाग जा रहा है और क्यू में भी 2 का भाग जा रहा है, तो मैंने p/2 लिख दिया, एक q/2 लिख दिया। तो p का मान कैसा लेना है, जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो मैंने 6 ले लिया, तो 6 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, चला जाएगा। मैंने q का मान कितना ले लिया, 8, तो 8 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आप कहेंगे चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर हमने 6 के गुणनखंड करे तो 2 × 3 आए, फिर हमने 8 के गुणनखंड करे तो 2 × 2 × 2 आए। तो इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 2 दिखेगा 100%। 100% क्यों दिखेगा, क्योंकि भाग तो तभी जाएगा जब उसके गुणनखंडों में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अरे किसी संख्या में यदि 5 का भाग जा रहा है हमारा, यदि किसी संख्या में किसका भाग जा रहा है, 5 का, तो इसका मतलब संख्या के यदि आप गुणनखंड करेंगे तो उन गुणनखंडों में 100% आपको क्या नज़र आएगा, 5 नज़र आएगा। 100% क्या नज़र आ जाएगा आपको, 5 नज़र आ जाएगा। यदि किसी संख्या में 7 का भाग जा रहा है तो संख्या के यदि आप गुणनखंड करेंगे तो 100% गुणनखंडों में क्या आएगा, 7 आएगा। ये 100% आता है, तो ना तो भाग जाएगा नहीं, जब 7 आएगा नहीं तो 7 का भाग कैसे जाएगा बताओ, गुणनखंडों में नहीं जाएगा। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि कथन समीकरण 2 व 3 से प्राप्त कथनों से क्या प्राप्त होता है कि इन P और Q में एक वेनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप क्या लिख देंगे, समीकरण 2 व 3 से प्राप्त कथनों से ज्ञात होता है कि P और Q का कम से कम एक गुणनखंड, एक वेनिष्ठ गुणनखंड, एक वेनिष्ठ गुणनखंड 2 है। मैंने कम से कम एक वेनिष्ठ गुणनखंड 2 क्यों लिखा है, सपोज करो आप यहाँ पर ले लें 10 और यहाँ पर कितना ले लें, 12, या यहाँ 12 ले लें, यहाँ कितना ले लें, 16 ले लें, तो आपके पास एक से ज़्यादा वेनिष्ठ गुणनखंड भी हो सकते हैं। सुनना ध्यान से, P का मान ले लिया मैंने सपोज करो 12 और Q का मान ले लिया मैंने सपोज करो 16, तो इसके गुणनखंड करवा तो 2 × 2 × 3, चलो यहाँ पर मैंने ले लिया 6, तो 6 के गुणनखंड करो 2 × 3, तो एक वेनिष्ठ तो क्या आ जाएगा, 2, और एक वेनिष्ठ क्या आ जाएगा आपका, 3 आएगा नहीं आएगा। तो एक से ज़्यादा वेनिष्ठ गुणनखंड आ रहे हैं। लेकिन सुनना ध्यान से आप, P और Q का कम से कम एक वेनिष्ठ गुणनखंड है, और जबकि आप क्या मान के चले थे, P और Q का एक के अलावा कोई भी वेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये आप मान के चले थे। और आ क्या रहा है, वेनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। आपने माना था और जो रिजल्ट आ रहा है वो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ हमारी पूर्व परिकल्पना का विरोधाभास हो रहा है। कि P और Q का कोई वेनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता का। सुनना देखो बेटा, भाषा मैंने दूसरी चेंज कर दिया है जिससे आपको इजी लगे। यहाँ हमारी पूर्व परिकल्पना, और पूर्व परिकल्पना क्या है कि P और Q का कोई वेनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ये ध्यान से लिख लेना आप, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी है जिससे आपको अच्छा लगे, समझने में भी दिक्कत नहीं आए। इसमें लैंग्वेज ज़्यादा है इस वाले सवाल में, तो क्या हो जाएगा, वेनिष्ठ विरोधाभास हो रहा है, अतः √2 एक कैसी संख्या हो जाएगी आपकी, अपरिमेय संख्या है।
अतः अंडर रूट 2 जो होगी वो हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। विरोधाभास हो गया, हम मान के चल रहे हैं वो उल्टा आ गया, रिजल्ट आया, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या मान लिया, गलत मान लिया था। और गलत मान लिया तो इसका मतलब क्या माना था हमने, गलत, कि परिमेय है। इसका मतलब क्या सिद्ध करना है हमें, अपरिमेय। तो क्या हो जाएगी, जब परिमेय तो होगी नहीं, विरोधाभास हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये रहा आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसी तरह से आपके जो अन्य सवाल हैं ये अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 6, ये सभी सवाल इसी प्रकार से होंगे। एक बात का ध्यान रखना है हमें बस कि ऐसे कैसे, तो जैसे अंडर रूट 8 है तो अंडर रूट 8 इस वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और ये इसमें से 2 क्या आ जाएगा, बाहर। यानी केवल और केवल अंडर रूट दिखना चाहिए, अंडर रूट के बाहर कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। इसमें अंडर रूट के बाहर क्या दिख जाएगा, 2 दिख जाएगा। अंडर रूट 8 को यदि आप सरल करेंगे तो अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, 2। और ये केवल ऐसी संख्या हैं, उन सभी का आपको ऐसे ही क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखते हैं आगे, अब ऐसे ही सिद्ध करना है हमें इस वाले सवाल को। अब क्या करना है, इसके बाद हमें अगला सवाल करना है, और अगला सवाल भी इसी प्रकार का है हमारा। तो अब उन सवालों को करके देखते हैं हम। तो इसको लिख लेना आप, अगले सवाल को हम कल करेंगे, अगले सवाल को हम कल करेंगे सॉल्व। अब